हेलो गाइस, मैं राजेश कुमार दुबे राज किशोरी देवी प्रशिक्षण शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि मैं आप लोगों के लिए प्रतिदिन जो परीक्षा संबंधी पाठ्य पुस्तक की कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है या उनके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के समक्ष मैं प्रतिदिन लेकर आता हूं, जो आपके भविष्य में काफी उपयुक्त है। इसीलिए आप लोग इस चैनल को, इस संस्था से आप लोग जुड़े रहिए और उसको सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमको भी लगे कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है। आज मैं आप लोगों को जो महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं उसका मेन पॉइंट है काज ऑफ डिसेबिलिटी। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले क्लास में मैंने क्या आप लोगों को पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन ऑफ डिसेबिलिटी, विकलांगता का परिचय। आखिर विकलांगता है क्या, तो इसके बारे में मैंने पिछले चैनल पर आप लोगों को बताया था कि किसी कारणवश हमारे शरीर को जन्म से पूर्व या जन्म के बाद किसी अंग का सामान्य अंग की तरह काम न कर पाना, इसको क्या हम लोग कहते हैं, विकलांगता कहते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का पैर दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गया और सामान्य अंग की तरह वह अंग काम नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग विकलांगता की श्रेणी में लेते हैं। या जन्म से पूर्व, जैसे गर्भ में चोट के दौरान या किसी इन्फेक्शन के कारण बच्चा को कोई भी प्रकार की विकलांगता आ जाती है, तो उसको भी हम लोग विकलांगता की श्रेणी में लेते हैं। तो पिछले पाठ में आप लोगों को मैं इंट्रोडक्शन ऑफ डिसेबिलिटी पढ़ाया था, विकलांगता का परिचय दिया था। लेकिन आज जो मैं आप लोगों के समक्ष जो महत्वपूर्ण लेसन प्लान लेकर आया हूं वह है काज ऑफ डिसेबिलिटी। आखिर डिसेबिलिटी के कारण क्या है, कैसे होता है, आखिर इसका शुरुआत कहां से होता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो इसमें यह है कि सबसे पहला काज ऑफ डिसेबिलिटी का विशेष कारण क्या है, तो पहला है गर्भावस्था के पूर्व के कारण। पहला कारण क्या होता है कि जन्म से पूर्व, मान लीजिए कि बच्चा मां के गर्भ में है, किसी कारणवश मां के पेट में उसको चोट लग जाए या उचित प्रकार के आहार उसको न मिले या किसी इन्फेक्शन बीमारी का शिकार हो जाए, तो बच्चा कैसा जन्म लेता है, विकलांग जन्म लेता है। दूसरा है गर्भावस्था के दौरान, प्रसव के उपरांत या बच्चा होने के बाद भी, गर्भावस्था के दौरान या बच्चा होने के बाद भी कई प्रकार की जो परिस्थितियां होती है, अगर वो अनुकूल परिस्थिति में बच्चा चला जाएगा तो विकलांगता का शिकार हो जाता है। इसी टॉपिक को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर किन किन चीज को हम लोग को विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे समाज में, अगल बगल हमारे देश में विकलांगता की प्रतिशत मात्रा कम से कम हो। तो पहला बताइए कि गर्भावस्था के पूर्व के कारण, तो इसका पहला कारण क्या है, कम आयु में शादी होना। यह क्या हो जाता है कि जैसे छोटी लड़कियों को कम उम्र में परिवार के लोग शादी कर देते हैं, तो उसका भी एक ये विकलांगता का महत्वपूर्ण कारण में किसको दिया गया है कि लड़की का कम उम्र में शादी होना, जिससे अगर बच्चा पैदा होगा तो कुपोषण वाला बच्चा पैदा होगा जो विकलांग बन सकता है। इसलिए कम आयु में बच्चों का शादी नहीं करना चाहिए। जेनेटिक विवाह दोष, जेनेटिक विवाह दोष क्या है कि महिला 18 से पहले और 35 वर्ष के बाद गर्भ धारण करेगी,
महिला को गर्भ धारण करने का सरकार ने क्या नियम बनाया है कि 18 वर्ष के बाद तो बच्चा कैसा होगा, सुरक्षित होगा। 35 वर्ष के बाद गर्भाधारण करेगी तो बच्चा विकलांग होता है। अगर वही महिला 35 वर्ष के बाद गर्भाधारण करेगी तो संभावना रहती है कि बच्चा क्या होगा, विकलांग होगा। अब है गर्भावस्था के दौरान कुपोषण या किसी का लिंग परीक्षण नहीं कराना चाहिए। और क्या परहेज है कि बच्चा विकलांग मत हो, तो गर्भावस्था के दौरान बच्चे का लिंग परीक्षण नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उसमें से एक विशेष प्रकार की किरण निकलती है जिससे बच्चे को विकलांग होने की संभावना लिंग परीक्षण के दौरान या भ्रूण परीक्षण के दौरान, और वो किरण जाएगी तो बच्चे को विकलांग होने की संभावना बनी रहती है। कुपोषण टीकाकरण अशिक्षित डॉक्टर की सलाह से, एक्सरे सोनोग्राफी से बचना, नशा करने से, चोट लगने से, कम आयु में गर्भावस्था में आना, गर्भावस्था के दौरान लापरवाही करना, प्रसव के उपरांत, जन्म के समय ऑक्सीजन देर से मिलना, जन्म के समय न रोना, मां का दूध न मिलने के कारण, ये कौन कौन से सलाह दिए गए हैं कि कम से कम डॉक्टर की सलाह पर एक्सरे इत्यादि गर्भावस्था के दौरान कराना चाहिए, अपने मन से नहीं कराना चाहिए। मां को नशा से भी बचना चाहिए, चोट लगने की संभावना से भी उनका बचाव करना चाहिए। बच्चा के जन्म के बाद उसे ऑक्सीजन मिल रहा है कि नहीं, उस पर ध्यान देना चाहिए, डॉक्टरी सलाह लेना चाहिए। और बच्चे का मां का दूध जरूर मिलना चाहिए, नहीं तो ये सब त्रुटियां क्या कर देती हैं, विकलांगता को जन्म देती है। पांच दिन के अंदर तेज बुखार आने के कारण पीलिया हो जाने से भी विकलांग हो सकता है प्रसव के समय। ये जब बच्चा जन्म ले लेता है और 5 दिन तक अगर बच्चे को बुखार लग जाए तो उसको पीलिया बीमारी रख सकता है, उससे भी बच्चा विकलांग हो सकता है। इसलिए इन सब चीजों को विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि विकलांगता को कम से कम बढ़ावा मिल सके। अब है स्पेसिफिक कारण, विशेष कारण। ये विशेष कारण कौन निर्धारण के हैं, PWD एक्ट 1995 में इसको कोड किया गया है कि ये भी चीज को आप लोग ध्यान या परहेज के रूप में देखें। पहला है ब्लाइंडनेस टू लो विजन, मेंटल रिटार्डेशन, ऑर्थोपेडिक, हियरिंग इंपेयरमेंट, मेंटल इलनेस, ल्यूप्रेसी रेस। मतलब कि ये विशेष कारण क्या है, तो पहला है ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी के कारण भी ब्लाइंडनेस की बीमारी हो जाती है। अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की मात्रा की कमी हो जाएगी तो हमारी आंख की रोशनी क्या होती है, धीरे धीरे कम होने लगती है या समाप्त होने लगती है। मोतियाबिंद के कारण, मोतियाबिंद से भी आंख की रोशनी जाती है। उसके क्या कारण है, एक्सीडेंट के कारण, एक्सीडेंट के कारण भी हमारी आंख की रोशनी चली जाती है। रेटिना पिगमेंट ढोसा लोकनुमा आंखों की पुतली में होता है, ये सब। अब आपको चर्चा करेंगे लो विजन। ये लो विजन क्या है, दृष्टि के क्षेत्र में लो विजन भी एक बहुत प्रकार की गंभीर समस्या है। ज्यादा रोशनी में काम करना, लो विजन वाले व्यक्ति को क्या होता है, तो ज्यादा रोशनी में किसी चीज को देख पाएंगे, कम रोशनी में उसे दिखाई नहीं देगा। ये मतलब रात में उसे दिखाई नहीं देगा, या अंधेरा हो जाने पर उसे किसी भी चीज का दिखाई नहीं देना, ये लो विजन का पहचान है। इलेक्ट्रॉनिक का ज्यादा उपयोग करना, विटामिन ए की कमी से 20 फीट की दूरी से चश्मा लगाने के पश्चात अगर स्पष्ट दिखाई नहीं देता है तो
वह लो विजन चिल्ड्रेन कहलाता है। इसकी बीमारी का और क्या कारण है? इलेक्ट्रॉनिक चीजों का ज्यादा यूज करना। अगर व्यक्ति को चश्मा लगाने के बाद 20 फीट की दूरी से स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, पहचान है, लो विजन का पहचान क्या है कि चश्मा लगाने के बाद आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि लो विजन की पहचान हम कैसे करेंगे, या परीक्षा में भी आएगा तो व्हाट इज लो विजन। तो इसको अब हम लोग दर्शाएंगे कि अगर चश्मा लगाने के बाद 20 फीट की दूरी से व्यक्ति किसी चीज को सही रूप से नहीं देख सकता है तो व्यक्ति को हम लोग क्या मानेंगे? लो विजन का शिकार मानेंगे। अगला है हियरिंग इंपेयरमेंट। अगला क्या है? हियरिंग इंपेयरमेंट, मतलब कि कान से जोरों से बोलने पर भी कम सुनाई देना या लगभग सुनाई नहीं देना। और है ऑर्थोपेडिक हैंडीकेप, जिनका हड्डी, ज्वाइंट, मसल इत्यादि संबंधी कोई समस्या हो या बीमारी हो या टूट गया हो किसी कारण से, इसको क्या कहते हैं? ऑर्थोपेडिक हैंडीकेप। अब है इंट्रोडक्शन इन स्पिरिट, see 4 to 5 lines on what the following are and their main function। इसके मेन फंक्शन क्या है? तो पहला है ARW, आंगनबाड़ी वर्कर। इन लोगों को आखिर कम से कम विकलांगता हो, इसके लिए सरकार ने या RBI ने क्या कैटेगरी अपनाया है? बालवाड़ी कार्यकर्ता। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में पूरे विश्व बैंक के सहयोग से की गई। गांवों में दृष्टिहीन शिशुओं को हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, केवल महिला कार्यकर्ता द्वारा बालवाड़ी की व्यवस्था की जाती है, जहां पूर्व प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ विटामिन युक्त भोजन बांटा जाता है। महिला एवं बाल विकास इस योजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, गर्भवती महिलाओं को भी सेवाएं प्रदान करता है। दृष्टिहीन बच्चों के संदर्भ में आवश्यक है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अन्य दृष्टिहीन बच्चों में इन दृष्टिहीन बच्चों के प्रति उचित प्रक्रिया के विकास के लिए उचित वातावरण का निर्माण करे। गिनती, भाषा ज्ञान, स्वास्थ्य, शिक्षा, यहाँ मुख्य रूप से शिक्षा के द्वारा शिक्षा प्रदान करने से सभी विद्यार्थियों को लाभ मिलता है। सरकार ने इसके लिए क्या किया कि मान लीजिए कि गांव स्तर पर या समाज स्तर पर बहुत से परिवार है जो गरीब है, वो पौष्टिक युक्त खाना नहीं मिल सकता है गर्भवती महिलाओं को, तो सरकार ने इसके लिए हरेक गांव में, हरेक वार्ड में, हरेक पंचायत में आंगनबाड़ी की व्यवस्था की है। तो आंगनबाड़ी क्या करती है कि हरेक मोहल्ले में जाकर चिन्हित करते हैं कि कौन सी महिला गर्भवती है। तो उन गर्भवती महिलाओं के लिए सरकार पौष्टिक युक्त अनाज और भोजन सामग्री उपलब्ध कराती है ताकि मां सुरक्षित रहे तो बच्चा भी सुरक्षित पैदा हो। इसके बाद बच्चे की देखभाल के लिए टीके की व्यवस्था करना या हर एक प्रकार की योजना जो सरकार से आती है वो छोटे स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा बच्चों को दी जाती है। फिर भी मान लीजिए कि कोई दृष्टिबाधित बच्चा है तो उसके लिए भी ध्यान देने के लिए और उनके शिक्षा की व्यवस्था उसमें की गई है। समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रत्येक जिले में कार्यरत विशेष विद्यालय इन बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। आंगनबाड़ी में कौन सी संस्था विशेष बच्चों के लिए सुविधा प्रदान करती है? तो आंगनबाड़ी के बाद जिलों में कार्यरत विशेष विद्यालय आखिर छोटे बच्चों के लिए पढ़ने लिखने के रॉ मटेरियल क्या क्या होता है वो सब रॉ मटेरियल विशेष विद्यालय उपलब्ध कराते हैं।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। नियमित स्वास्थ्य जांच। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की क्या क्या काम है? तो गर्भवती महिलाओं की नियमित स्वास्थ्य जांच, इसके बाद टीकाकरण, उन गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर टीका लगवाना ताकि बच्चा सुरक्षित पैदा हो सके इत्यादि के लिए प्रोत्साहन भी करना, ये किसका काम है? आंगनबाड़ी वर्कर का काम है। निःशक्त संबंधी आंकड़ों को एकत्र करना और उनके माता पिता को अवगत कराना, और निःशक्त संबंधी जानकारी भी उनके माता जो जिसके घर में बच्चा है वो ऐसी जानकारी उपलब्ध कराना और उनके परिवार को उनके होने वाली योजनाओं के बारे में अवगत कराना भी आंगनबाड़ी वर्कर का काम है। सभी सूचनाएं सरकार को देना, कम आबादी पर केंद्र की स्थापना करना, और जितने भी डाटा एकत्र आंगनबाड़ी द्वारा तैयार किए जाते हैं वो किसको दिए जाते हैं? सरकार को दिए जाते हैं। अब है एक DSNPA, इसको आप लोग याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म नेशनल डिसेबल्ड सर्विस प्लान ऑफ एक्शन। अब है विकलांग बच्चों हेतु एकीकृत शिक्षा। जैसे एक शिक्षा कौन होती है? समावेशी शिक्षा। वैसी शिक्षा जिनमें सामान्य बच्चे और विशेष बच्चे दोनों पढ़ते हैं उनसे क्या करते हैं? समावेशी शिक्षा कहते हैं। और एकीकृत शिक्षा जिनमें केवल विशेष बच्चों का ही शिक्षा व्यवस्था प्रदान की जाती है, वैसे स्कूल को क्या कहते हैं? विशेष स्कूल या शिक्षा दी जाती है उसे क्या कहते हैं? एकीकृत शिक्षा। निःशक्त व्यक्तियों के लिए एकीकृत शिक्षा व्यवस्था की स्थापना 1972 में किया गया। इस योजना के अंतर्गत शासकीय और अशासकीय रूप में किया जाता है। बच्चों को 2100 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान करने की व्यवस्था है जो प्रति वर्ष दिया जाता है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा भी यह दिया जाता है। इसका प्रमुख कार्य विकलांगों को सामान्य विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है। ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा क्यों दिया जाता है? ताकि सामान्य विद्यालय में भी विकलांग बच्चों की सुविधा मिल सके। एलन 1997 के अनुसार इंटीग्रेटेड का अर्थ है कि पृथक किए हुए लोगों को पुनः मिश्रित करना या इकट्ठा करना, समाज की सदस्यता को समकक्ष लाना। इसने क्या एक स्लोगन दिया? ये नहीं कि जो समाज से ये हट गए हैं, पृथक किए गए लोग मतलब विशेष लोग जो समाज के लोग उन्हें बहिष्कार के रूप में देखते हैं, उन लोगों को समाज के रूप में ढालना, ये इस एलन का एक नियम बना जिसमें उन लोगों को भी समाज में शामिल किया जाए ताकि वो भी समाज के लायक हो सके, उन्हें मिश्रित करना ताकि हम लोग जैसा वो भी अपना विचार कहीं भी समाज में रख सके और आगे बढ़ सके। इसके लिए प्रमुख कार्य क्या क्या उसने लाए? तो छात्रवृत्ति, उपकरण, खर्च एवं रहन सहन का सब मिलकर 2100 रुपया प्रति बच्चे के ऊपर खर्च किया जाता है। इसके लिए सरकार ने क्या की? उन लोगों के रहने सहने के लिए, खाने पीने के लिए, ये पहले का डाटा 2100 अभी तो बढ़ा दिया गया है, मतलब कि उन लोगों को भी सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा उपलब्ध कराया जाए ताकि उन लोगों में हीन भावना न रहे, वो भी एक लेवल पर समाज में बने रहे। एकीकृत शिक्षा के प्रारूप विकलांगों की जनसंख्या के आधार पर एकीकृत शिक्षा के अनेक रूप विकसित किए हुए हैं। ये एकीकृत शिक्षा कैसे शुरू की जाती है? अगर जिस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकलांग बच्चे हैं तो वहां पर सरकार क्या करती है? एकीकृत शिक्षा यानी विशेष विद्यालय खोलती है ताकि उसमें केवल वही बच्चे पढ़ सके। तो सरकार ने एकीकृत शिक्षा के लिए कौन कौन से प्रारूप तैयार किए हैं? तो पहला है संसाधन कक्ष प्रारूप, परिभ्रामी अध्यापक प्रारूप, संयुक्त प्रारूप, विच्छेदित या समूह प्रारूप, सहयोगी प्रारूप, दोहरी शिक्षण प्रारूप, बहु कौशल योजना प्रारूप।
मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा संचालित राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 कहा जाता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इस समय मंत्री यह महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित करती है। MHRD, MHRD कौन है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसका क्या काम है? समाज कल्याण